नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका महासंग्राम 2024 में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से मदद ली। इतना ही नहीं, उनके ही संगठन में कुछ नेता राहुल गांधी को साइडलाइन कर प्रियंका गांधी को मेन स्ट्रीम राजनीति में उतारना चाहते हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। लोकसभा के सियासी रण में पाकिस्तान और पीएफआई की एंट्री हो चुकी है। रायबरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से मदद ले रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी पीएफआई आतंकी संगठन पर प्रतिबंध के बावजूद भी पीएफआई के राजनीतिक नेतृत्व से समर्थन ले रहे हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करने से पहले भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। राहुल गांधी चुनाव के लिए पीएफआई के राजनीतिक नेतृत्व से समर्थन लेकर भारतीय संविधान की शपथ को झुठला चुके हैं। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर रायबरेली के साथ ही वायनाड में भी देखने को मिली। स्मृति ईरानी अक्सर कई मंचों से राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ चुकी हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे जानकारी है कि अमेठी से गांधी परिवार के लोग ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुद राहुल गांधी को साइडलाइन करना चाह रही है। मैं जानती हूँ और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग है, जबकि 27 अप्रैल से अमेठी और रायबरेली में नामांकन शुरू होगा। ऐसे में कांग्रेस रणनीतिक तौर पर अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, यानी राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना अभी भी बरकरार है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों ही जगहों से उम्मीदवार घोषणा से पहले खड़गे गांधी परिवार से बात करेंगे। इनका जो फैसला है ये गांधी परिवार के अंदर का फैसला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी आप देखेंगे तो बहुत लेट ही होता है। 99 का आप देख लीजिए, जब मैडम का इलेक्शन था तो बहुत देरी से ही फैसला हुआ था। तो ये इनके आपस में है, क्योंकि राहुल जी खुद एक बार वायनाड से लड़ रहे हैं, तो उनको ये लगता होगा शायद कि भी मैं एक जगह से लड़ रहा हूँ तो मेरे को दूसरी जगह से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, एक बात हो सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि गांधी परिवार ही रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ेगा। सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। राहुल गांधी भी 26 अप्रैल के बाद आएंगे अमेठी। राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ सकते हैं चुनाव। 26 अप्रैल को वायनाड में है लोकसभा चुनाव। वायनाड चुनाव के बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी। एक तरफ जहां अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी ही नहीं वायनाड में चुनावी रैली कर चुकी हैं, वहीं अमेठी और रायबरेली में अब तक गांधी परिवार की ओर से चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की जल्दी में नहीं है। वायनाड की वोटिंग के बाद ही कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार घोषित करेगी।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान भले ही अब तक अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान न किया गया हो, लेकिन कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों की माने तो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा। प्रियंका गांधी जहां रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो वायनाड में चुनाव हो जाने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से नामांकन कर स्मृति ईरानी के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। एक तय और विशेष रणनीति के तहत फिलहाल राहुल गांधी वायनाड में अपने चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और जैसे ही 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान हो जाएगा वैसे ही राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे और यहां से भी नामांकन कर जो उनका पुराना गढ़ रहा है वहां से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि हनुमानगढ़ के दौरे पर हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सांगरिया में सभा स्थल पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं प्रियंका बैलान, जिनके पक्ष में जनसभा ये आयोजित की गई है, जिसको संबोधित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, सांसद निहाल चंद, एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल आदि लोग मंच पर मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रियंका बैलान के समर्थन में वोट की अपील जेपी नड्डा के द्वारा की जाएगी। मंच पर मौजूद है, पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ उस मंच से चुनावी हुंकार भरी जाती है, इस पर भी नजर न्यूज़ 18 राजस्थान की रहेगी। लेकिन बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, हनुमानगढ़ के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांगरिया में जब सभा स्थल पर तमाम वो नेता मौजूद रहेंगे, चाहे वो एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल हो या फिर सांसद निहाल चंद हो, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी आपको जेपी नड्डा के साथ मंच पर मौजूद नजर आएंगे। और आपको बता दें कि क्योंकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रियंका बैलान, जिनके पक्ष में वोट की अपील जेपी नड्डा के द्वारा की जाएगी। इसके पहले भी हमने देखा राजस्थान के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए थे। उसके बाद हमने देखा राजनाथ सिंह भी पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरा करके गए। उसके पहले हमने देखा अमित शाह आए हुए थे और वहीं अब जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलान के पक्ष में आज जनसभा को संबोधित करते हुए आपको मंच से दिखाई पड़ेंगे। और अब आपको जम्मू कश्मीर लेके चलते हैं। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद आमने सामने होंगे। 7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे 2 कद्दावर नेता चुनावी मैदान में 2-2 हाथ करने वाले हैं। एक तरफ है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद। दोनों ही जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाल चुके हैं। अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा पहुंचने की तैयारी में है। गुलाम नबी आजाद पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती अब मैदान में उतरी हैं। पहले यह अनंतनाग लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन 2 साल पहले डिलिमिटेशन के तहत हुए बदलावों के बाद उसका नाम अनंतनाग राजौरी हो चुका है। डिलिमिटेशन से पहले अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती 2 बार जीत चुकी है, एक बार 2004 में और फिर 2014 में। दक्षिण कश्मीर के उस इलाके में उनकी पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जबकि गुलाम नबी आजाद इस इलाके से पहली बार मैदान में है। लेकिन ये बात महबूबा की डगर आसान बनाने की गारंटी नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग का पूरा सियासी गणित बदल गया है। ऐसे में अनंतनाग राजौरी सीट से किसी भी नेता की जीत का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से ये है कि कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने के गौमांस खाने वाले आरोप पर
बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार किया है। कंगना ने कहा कि उनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो लाल मांस का सेवन नहीं करती। कंगना का ये बयान विक्रमादित्य की उस फेसबुक पोस्ट के बाद आया है जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने उन पर गौ मांस खाने का आरोप लगाया था। देखिए रिपोर्ट। बीफ खाने के आरोप पर भड़की कंगना, विक्रमादित्य सिंह के आरोप पर पलटवार। आरोपों को कंगना ने बताया आधारहीन। हिमाचल की सियासत में गरमाया मुद्दा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत इस वक्त सुर्खियों में हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में कंगना रनौत पर बिना नाम लिए बीफ खाने का आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है। यहाँ गोमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। जिस पर अब मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार किया है। कंगना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मैं बीफ या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती हूँ। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं सालों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। अब ऐसी रणनीतियाँ मेरी छवि को धूमिल करने के लिए काम नहीं करेंगी। मेरे प्रशंसक मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ। कोई भी खबर या अफवाह उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अब तक इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह मंडी से कांग्रेस की सांसद हैं। जानकारों के मुताबिक प्रतिभा सिंह फिर मंडी से कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। इसलिए विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत को लेकर हमलावर हैं। और अब 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि राम मंदिर एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया है 2024 लोकसभा के लिए। पीएम जहां भी रैली करते हैं, अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की बात जरूर करते हैं। रविवार को भी नवादा आए पीएम ने विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी बताया था, तो सोमवार को लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पिता लालू प्रसाद के चुनाव के बाद अयोध्या जाने की जानकारी दी, जिस पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। नवादा की धरती से पीएम मोदी ने रविवार को ही आरजेडी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। 500 साल तक अटके हुए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने पर पीएम ने निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस आरजेडी के नेताओं पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने पर कटाक्ष भी किया था। तो अब आरजेडी नेता और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव बाद पूरा लालू परिवार अयोध्या जाएगा, कौन रोकने वाला है? अयोध्या में राम मंदिर बना है, मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को, और हमारे पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के बयान से सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक सुर में सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर निर्माण के वक्त आमंत्रण को अस्वीकार करने वाले लोगों को चुनावी मौसम में श्री राम याद आ रहे हैं। केवल संकट में प्रभु राम याद आए, केवल चुनाव में प्रभु राम याद आए, ये हमको कहीं से गंवारा नहीं है। यदि संकट में प्रभु राम याद आते हैं तो खुशहाली में भी प्रभु राम को याद करना होगा। आज चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए अपने आप को धार्मिक अवधारणा का प्रशंसक बताते हुए मीसा भारती भी
अगर वहां जाने का इच्छा और इरादा रखती हैं तो ये एनडीए के विचारों की जीत। वैसे मीसा भारती ने बयान उन आरोपों के जवाब में दिया है जिसमें पीएम मोदी ने लालू परिवार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। मीसा भारती अयोध्या जाने की बात चाहे जिस मकसद से कह रही हो, पर चुनावी मौसम में श्री राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी जरूर तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रत्याशी प्रचार पर निकलने से पहले अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी को लेकर चुनावी थाली कार्यक्रम में झुंझुनू लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी से खास बातचीत की। झुंझुनू संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने झुंझुनू शुभकरण चौधरी झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिनसे खास बातचीत की गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के स्पेशल कार्यक्रम चुनावी थाली में। आज हमारे साथ चुनावी थाली में मौजूद है झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी जी। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं और इस चुनावी थाली में उन्हें कौन सा सब्जी में नमक ज्यादा लग रहा है तो कौन सी सब्जी उन्हें बेहतर स्वाद का अनुभव करवा रही है। सर, क्षेत्र में जा रहे हैं, सेहत का किस तरह क्या ख्याल रख रहे हैं आप? मिलता तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो आ जाते हैं शाम को, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खा लेते हैं। मेरी उपलब्धता की दिक्कत ये है कि मैं गेहूँ नहीं खाता। 15 साल से मैंने गेहूँ मुंह में भी नहीं लगाया, सिर्फ बाजरा खाता हूँ। पूरे लोकसभा के लोग इस बात को जानते हैं। इसमें घूमते घामते कोई भी व्यक्ति, कोई ना कोई कार्यकर्ता इस बात के लिए ऑफर करता रहता है। जहाँ उपलब्धता होती है वहीं जो मिलता है वो खा लेते हैं। रही बात नमक की, तो मैं जब से मैंने होश संभाला है, 8-10 साल का होगा, आज तक मैंने कभी किसी के यहाँ से नमक ऊपर से उठा के सफेद नमक सब्जी में या रोटी में डाला नहीं। जो होता है मैं वही खाता हूँ। बिल्कुल कोई भूल भी जाती है गृहिणी तो भी मैं नमक नहीं लेता दोबारा वापस। नमक जो होता है वही होता है। सब्जियों का कोई स्वाद और अच्छाई बुराई मेरी है ही नहीं। जो मिलता है, जो सब्जी है, सब अच्छी है, मिल जाए वही खाते हैं। एक अभी आप चुनावी प्रचार में निकलते हैं सुबह, तो दिन भर का क्या कुछ शेड्यूल रहता है खाने को लेकर? शाम को किस तरह क्या है आपका पूरी दिनचर्या? सुबह हल्का फुल्का कुछ मिलता है तो खा के निकलते हैं। दिन में गाँव में कोई कार्यकर्ता व्यवस्था है तो करता तो ठीक है, नहीं शाम को 11-12-1 बजे आते हैं, उस टाइम दलिया खा लेते हैं। तो इस समय जो चुनावी कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्या कुछ मुद्दे हैं झुंझुनू के विकास को लेकर इस चुनावी कार्यक्रम? विकास को लेकर झुंझुनू में बड़े मुद्दे हैं। झुंझुनू जैसे लोकसभा क्षेत्र में 2-3 विधानसभा से जहाँ पानी पीने के पानी की बूंद नहीं, 12 महीने लोग टैंकरों से पानी डलवाते हैं। कई जगहों में पानी बाहर से लाना पड़ता है। सिंचाई के ऊपर आधारित था पूरा जिला, बरसों तक बोर्ड डालता रहा, लोग धोखा देते रहे। अब की बार जीतेंगे तो नहर लाएंगे। 34 साल लगातार ये क्रम चलता रहा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार बनी है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार जैसे ही बनी, बिना जनता से पूछे, सिर्फ कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार से एमओयू कर लिया और अब एक आस जगी है कि यमुना का पानी आएगा। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को 34 साल तक वोट मिले। कई जगह नाराज के पत्र भी लगे हैं
बहुत जनता को निराश होना पड़ा है। और आज हमारे सामने वही लोग फिर वोट मांग रहे हैं जिन्होंने जनता को 34 साल से धोखा दिया। चुनावी कार्यक्रम में निकल रहे हैं मोदी सरकार के 10 साल के कौन से कार्य हैं जो इस थाली में आपको बेहतर स्वाद का अनुभव करवा रहे हैं? मोदी सरकार की खाने के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मोदी सरकार ने मिलेट को बहुत महत्व दिया है। राजस्थान के लिए तो ये वरदान है। हम लोगों का बड़े जमाने से आदिकाल से खान पान मिलेट का ही रहा है, मोटा अनाज खाना। शेखावटी के मारवाड़ी लोगों का शौक भी रहा है, खाना मोटा रहा भी। हमारे यहाँ बाजरा पैदा होता है, मूंग और मोट पैदा होता है। यही कारण है कि शेखावटी के लोग हष्ट-पुष्ट होते हैं, बीमार कम होते हैं, कोरोना का प्रभाव बहुत कम रहा। और मैं मोटा अनाज वैसे ही गेहूँ से मैं 15 साल से नहीं खा रहा। और अब तो सेना में सप्लाई तक के बारे में मोदी जी सोचते हैं कि बाजरा सप्लाई किया जाए। अभी मैं देख रहा हूं कि आपकी जो थाली है उसमें श्री अन्न है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी इस श्री अन्न को है वो बेहतर मानते हैं। तो आप कौन सा ऐसा श्री अन्न है जो झुंझुनू की सेहत के लिए बेहतर मानते हैं कि इस तरह के विकास के काम हो जो श्री अन्न के तौर पर झुंझुनू के विकास को नए आयाम स्थापित करवाने में अहम साबित हो? झुंझुनू की थाली में सबसे पहले यमुना का पानी आए, कुंभा लिफ्ट का पीने के लिए पानी आए, हमारे हिस्से का सिंचाई का पानी आए। इससे किसान में बहुत संपन्नता होगी। मैं समझता हूँ शेखावटी पार्टी वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को भूलेगी नहीं, हमेशा याद रखेगी अगर ये काम हो गया तो। दूसरा मुद्दा बहुत बड़ा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जहाँ उम्दा किस्म का तांबा निकलता था, बहुत वर्षों तक निकला, एक बहुत बड़ा शहर कॉपर के नाम से बसा। 12,500 परिवार राजस्थान के, झुंझुनू के और पूरे देश के अनेकों प्रांतों से आकर लोग यहाँ बसे थे, नौकरी करते थे, व्यवसाय करते थे। बहुत बड़ी संपन्नता थी। वो कारखाना कांग्रेस के समय में बंद हुआ और दुर्भाग्य तो ये है कि हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जिस टाइम झुंझुनू जिले के खान मंत्री हुआ करते थे उस टाइम उस एचसीएल को ताला लगा। सबसे दूसरे नंबर का मुद्दा यही है पानी के बाद कि एचसीएल चालू हो जाए, 15,000 लोगों के परिवारों का पेट पलेगा। वहाँ शेखावाटी में खेती के सिवा कुछ है नहीं, खेती में पानी नहीं, इसलिए कोई ना कोई उद्योग धंधा यहाँ स्थापित होना चाहिए। हमारा रिपो का जो हमने औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया था पहले, उसमें भी कहीं बहुत ज्यादा। और सीधे आपको हनुमानगढ़ से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां मंच पर मौजूद जेपी नड्डा क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आज के इस जनसभा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे निहाल चंद जी पूर्व में सांसद, निवर्तमान सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे 10 साल संसद में काम करने का मौका मिला, आप सबकी और हम सबकी प्रत्याशी बहन श्रीमती प्रियंका बैलान मेघवाल जी, हमारे सुमित गोदारा जी जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, हमारी सहप्रभारी और हमारी वरिष्ठ नेत्री बहन विजय राहटकर जी, विजेंद्र पूनिया जी, CR चौधरी जी, हमारे देवेंद्र पारीक जी, शरणपाल सिंह जी, जयदीप विहानी जी, गुरवीर बराड़ जी। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।